हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ गुलेरिया हाउस में करण और सिद्धार्थ लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे थे, जहाँ करण गुलेरिया पूरी तरह से हारे हुए नजर आ रहे थे। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर भी काफ़ी टेंशन नजर आ रही थी। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी नंदिनी, जिसे सचमुच श्रेया की बहुत फिक्र हो रही थी, उसने करण के पास आकर धीमी आवाज में कहा, चाचा जी, मुझे श्रेया की बहुत फिक्र हो रही है। आकाश का अंतिम संस्कार करने के बाद श्रेया काफ़ी बदली बदली नजर आ रही है। श्रेया पहले कितनी इमोशनल हुआ करती थी, मगर अब अचानक प्रैक्टिकल हो गई है। ना तो उसके चेहरे पर दुख नजर आ रहा है और ना ही उसकी आंखों में कोई शोक नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ कि श्रेया आकाश से कितना प्यार करती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आकाश की मौत से श्रेया को कोई दुख न पहुंचा हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आकाश की मौत ने श्रेया को अंदर से तोड़ दिया है। उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है श्रेया के लिए। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। नंदिनी उस दिन से श्रेया की दोस्त बन गई थी, जब से श्रेया को आकाश गुलेरिया हाउस में लेकर आया था। श्रेया जब गुलेरिया हाउस में आई थी तब काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी आकाश और श्रेया की लव स्टोरी के बारे में। वैसे तो गुलेरिया परिवार पहले से वाकिफ था, मगर सालों की दूरी ने श्रेया को गुलेरिया हाउस में काफ़ी अनजान बना दिया था। हमेशा डरी सहमी रहने वाली श्रेया को उस वक्त नंदिनी के साथ दिया था, और यह बात करण भी अच्छी तरह से जानते थे। नंदिनी के दिल में श्रेया के लिए जो फिक्र थी वह काफ़ी जेन्युइन थी। यह बात भी करण बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नंदिनी की बात सुनकर करण अपना सर झुकाकर मन ही मन कुछ सोचने लगे। करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब देते। उन्होंने खुद भी नोटिस किया था कि श्रेया काफ़ी बदली हुई नजर आ रही थी। श्रेया की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही श्रेया की पूरी दुनिया से विश्वास उठ गया था। अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग हिम्मत हार जाते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे से बिछड़े हुए प्रेमियों को एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त न होने की वजह से उनकी हेल्थ पर असर होते हुए भी दिखाई दे आता है। मगर श्रेया के ऊपर आकाश के बिछड़ने का जो असर हो रहा था वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली था। श्रेया ने अपना नेचर पूरी तरह से बदल लिया था, और यही बात करण को चौंका रही थी। अनिका के घर लौटने की खबर सुनने के बाद करण ने बार बार अनिका को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर हर बार मारवा हाउस से करण गुलेरिया को एक ही जवाब मिलता था कि अनिका अपने कमरे में आराम कर रही है। कई घंटे बीत चुके थे, मगर अनिका की कोई खबर नहीं आई थी, और न ही अनिका ने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। करण को ये बात भी काफ़ी अजीब लग रही थी। करण के दिमाग में इस वक्त कई सारी उलझनें एक साथ घूम रही थी। वहीं नवखून चबा रहे सिद्धार्थ ने अचानक खड़े होकर करण से कहा, देखिए चाचा जी, मुझे लगता है कि आपको जाकर श्रेया से बात करनी चाहिए। अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ है, शायद श्रेया को बातें नहीं जानती है। अनिका अभी अभी मारवा हाउस वापस लौटी है। क्या आपको लगता है इस वक्त अगर श्रेया अनिका के साथ बात करती है तो यह अनिका के लिए सही होगा? मैं जानता हूँ कि अनिका से सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अनिका का सजेशन लेना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर इस वक्त खासकर जब वो खुद अभी अभी इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है, उसके साथ इस तरह बिजनेस की बातें करना क्या ठीक रहेगा? श्रेया पिछले दिनों से जिंदगी के जिन हालातों से जूझ रही है, उस बेचारी को तो ये पता ही नहीं था कि अनिका के साथ क्या हुआ था। मगर मुझे लगता है कि आपको जाकर उसे समझाना चाहिए। और फिर जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि भले ही मैं आकाश जितना काबिल और होनहार नहीं हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि हमेशा से आपको मुझसे ज़्यादा भरोसा आकाश पर रहा था। मगर मेरा यकीन मानिए, अपने लिए नहीं बल्कि आकाश के लिए अब मैं अपनी जी जान लगाकर कंपनी को संभालने की कोशिश करूँगा। सिद्धार्थ की बातें करण के कानों पर तो पड़ रही थी, मगर इस वक्त करण किसी और ही उलझन में फंसे हुए थे। एक तरफ वो अपना भतीजा, जिसे वो सगा बेटा समझते थे, उसे खो चुके थे, और दूसरी तरफ करण की बेटी मुसीबत में थी। वो बेटी जिसे सिक्योरिटी देने के लिए ही शायद करण की सांसें चल रही थी। कहीं ना कहीं करण उस बेटी को हिफाजत में रखने में नाकामयाब हुए थे, और यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। सिद्धार्थ की बातों को नज़रअंदाज करने करण अपनी जगह से उठकर गुलेरिया हाउस के टेरेस गार्डन की ओर चले गए। टेरेस गार्डन में पहुंचने के बाद करण ने फिर से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और रोहित का नंबर डायल किया, मगर पिछले कई बार की तरह इस बार भी रोहित ने करण का कॉल रिसीव नहीं किया। वहां अनिका को कार में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो करण से क्या कहे, इसलिए रोहित बार बार करण का कॉल डिस्कनेक्ट करके उन्हें मैसेज लिख देता कि अनिका इज स्लीपिंग, विल कॉल यू शॉर्टली। करण अनिका के पापा थे,
और कहीं ना कहीं रोहित को अनिका की ऐसी हालत के बारे में करण को बताने में हिचक हो रही थी। रोहित अपनी नज़रों में अनिका की ऐसी हालत पर अपने आप को गुनहगार समझ रहा था और करण को फेस करने की अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी। जैसे ही रोहित, राजलक्ष्मी और अनिका हॉस्पिटल पहुंचे, राजलक्ष्मी ने अनिका को हाथ देते हुए कहा, आइए मैडम, उतरिए गाड़ी से, हमें यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जाना है। अनिका बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर अपने सामने खड़ी बड़ी सी इमारत को देखने लगी। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मैडम याद कीजिए, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर आपने कई ऑपरेशन करके कई लोगों की जान बचाई है। लाइफ केयर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आपकी है, आपके पति रोहित मारवा की है। अगर अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर राजलक्ष्मी समझ गई थी कि अनिका न तो हॉस्पिटल को पहचान पा रही थी और न ही हॉस्पिटल के साथ अपने रिलेशनशिप को। अनिका को रोहित मारवा की कार से बाहर उतरता हुआ देखकर हॉस्पिटल का स्टाफ दौड़कर अनिका के पास आया। एक वार्ड बॉय ने अनिका को सलाम करते हुए कहा, वेलकम मेम साहब। वो वार्ड बॉय यहाँ वहाँ देखकर हैरान होकर अपने साथी की ओर देखने लगा, फिर अपना सर खुजाते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम आपका सामान कहाँ है? आप आज बिना किसी सामान के यहाँ आई हैं? आज क्या कोई बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जो राजलक्ष्मी मैडम आपको साथ लेकर आई हैं? हॉस्पिटल का स्टाफ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जब भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आता था जिसे हॉस्पिटल का स्टाफ और राजलक्ष्मी नहीं सुलझा पाते, तो राजलक्ष्मी अनिका का ऐसे खास ऑपरेशन के लिए बुलाया करती थी। मगर आज सवाल पूछ रहे वार्ड बॉय को ये नहीं पता था कि जो डॉक्टर लोगों के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस को चुटकियों में सुलझा दिया करती थी, उसी डॉक्टर को आज ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो डॉक्टर अपना वजूद भूल चुकी थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो एक डॉक्टर है। हॉस्पिटल के स्टाफ को इस तरह घूरते हुए देखकर अनिका ने अपने कदम पीछे लिए और राजलक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया। अनिका ने जैसे ही राजलक्ष्मी का हाथ पकड़ा, राजलक्ष्मी और रोहित एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह पहली बार था जब से अनिका होश में आई थी और अनिका ने किसी पर भरोसा जताया था। राजलक्ष्मी ने भी अनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, डरिए मत मैडम, ये सब आप ही के लोग हैं, हम सब आप ही के लिए काम करते हैं और इस पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ आपको बहुत प्यार करता है। सामने खड़े वार्ड बॉय और हॉस्पिटल के स्टाफ हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक चपरासी ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर पूछा, राजलक्ष्मी मैडम, ये आप क्या बात कह रही हैं? अनिका मैडम हमको अच्छी तरह से जानती हैं, आप उन्हें ये सब क्यों कह रही हैं? उस आदमी की बात सुनकर राजलक्ष्मी की नज़रें अनिका के साथ जाकर टकराई। अनिका अभी भी हैरानी से उन चेहरों को देख रही थी। अनिका की परेशानी ज़्यादा न बढ़े, इसलिए राजलक्ष्मी ने अपने सामने खड़े लोगों से कहा, मैडम सब कुछ जानती हैं और मैडम भी सबको बहुत प्यार करती हैं। बस मैडम इस वक्त थोड़ी सी थक चुकी हैं, इन्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। ये कहते हुए राजलक्ष्मी अनिका का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे लाइफ केयर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगी। अनिका अपने चारों ओर इतनी भीड़ देखकर काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। अनिका अपने आसपास से गुजर रहे हर चेहरों को देखकर जानने की कोशिश कर रही थी कि इतने चेहरों में कोई ऐसा चेहरा क्यों नज़र नहीं आ रहा जिसे अनिका ने पहले भी कभी देखा हो। डॉक्टर सेठी ने पहले ही हॉस्पिटल में फ़ोन करके सारी तैयारियां करवा ली थी। राजलक्ष्मी और रोहित जैसे ही अनिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल की एक स्पेशल टीम अनिका को अपने साथ जांच के लिए ले गई। सिटी स्कैन करने के लिए अनिका ने शरीर को एक बड़े से गोलाकार मशीन में अंदर डाल दिया। अनिका बड़ी ही हैरानी से उस मशीन को देख रही थी। अनिका को एग्जामिन कर रहे डॉक्टर ने अनिका की इस हैरानी को देखते हुए कहा, मैडम ये मशीन, ये इक्विपमेंट आप रोज़ देखती हैं, मगर आज आप इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं? डॉक्टर सेठी ने पहले ही उस डॉक्टर को अनिका के केस के बारे में समझा दिया था, मगर अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने जो बेबस और लाचार लड़की मशीन पर लेटी थी वो वही औरत है जिसने देश और दुनिया भर के डॉक्टर्स हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते थे। हॉस्पिटल में एक के बाद एक अनिका के सारे स्कैन्स और टेस्ट किए गए। टेस्ट खत्म होने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त गुजर गया। वक्त के साथ साथ अनिका की आंखें भी भारी होने लगी थी। अनिका की आंखों में नींद देखकर रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे लगता है कि अभी बाकी के टेस्ट इस वक्त यहीं रोक देने चाहिए। अनिका को कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। रोहित की बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने अनिका की ओर देखकर कहा, फिक्र मत कीजिए सर, बस एक आखिरी ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेना है। उसके बाद मैडम को टॉप फ्लोर के वीवीआईपी वार्ड में ले जाऊंगी जहां वो आराम कर सके। मेरे ख्याल से टेस्ट की रिपोर्ट आने तक हमें मैडम को यहीं रखना चाहिए। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर हाँ में अपना सर हिला दिया। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद राजलक्ष्मी रोहित और अनिका के साथ हॉस्पिटल की कुछ नर्सों को लेकर वीवीआईपी बोर्ड में जाने लगी।
वीवीआईपी वार्ड में दाखिल होने के बाद राजलक्ष्मी ने देखा कि अनिका की आंखें कुछ ज़्यादा ही भारी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त वो अपनी आंखें बंद करके बेहोश हो जाएगी। अनिका को सहारा देते हुए कुछ नर्स अनिका को हॉस्पिटल बेड की ओर ले जाने लगी। सारे स्कैन और टेस्ट के लिए अनिका को हॉस्पिटल गाउन पहनाया गया था। राजलक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार अगर अनिका की आंखें खुल गई तो अनिका को जागने में कई घंटे लग सकते थे। इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका को सुलाने से पहले नर्स से कहा, एक काम करो, मैडम के कपड़े बदलवा दूँ। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही हॉस्पिटल की नर्स अनिका का गाउन उतारने के लिए गाउन के बटन खोलने लगी, मगर तभी अनिका ने तुरंत अपने गाउन को कसकर पकड़ लिया और घबराई हुई अनिका रोहित की ओर देखने लगी। अनिका की घबराहट समझते हुए राजलक्ष्मी रोहित के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहने लगी, सर इस वक्त वो आपको नहीं पहचानती और आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं जानती। प्लीज़ सर, मैडम कपड़े बदल लें, उसके बाद आप चले आइएगा। रोहित अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि राजलक्ष्मी उसे क्या कहना चाहती थी। अनिका की आंखों में अपने लिए अविश्वास देखकर रोहित पूरी तरह से टूट गया था, मगर अपने चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल करते हुए रोहित कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही रोहित कमरे में बाहर निकला, रोहित ने देखा कि रोहित के मोबाइल फ़ोन पर श्रेया का नंबर फ्लैश होने लगा था। श्रेया के नंबर को अचानक देखकर रोहित काफ़ी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश के अंतिम विधि में न पहुँच पाने का क्या कारण कहे। जैसे ही रोहित ने श्रेया का कॉल रिसीव किया, श्रेया ने बिल्कुल सख्त आवाज़ से रोहित को कहा, मैं अनिका से मिलना चाहती हूँ। जैसे ही रोहित ने श्रेया की आवाज़ सुनी, रोहित को नहीं समझ आने लगा कि वो श्रेया को क्या कहे। कुछ वक्त के लिए रोहित की जुबान पर जैसे शब्द बिल्कुल जम गए थे। कुछ देर बाद श्रेया की आवाज़ रोहित को फ़ोन के स्पीकर के जरिए वापस सुनाई देने लगी। श्रेया ने कहा, हेलो रोहित, क्या तुम वहाँ हो? रोहित ने अपना होश संभालते हुए श्रेया से कहा, हाँ, वो दरअसल इस वक्त मैं जहाँ हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। श्रेया, वैसे आकाश के लिए मैं इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, श्रेया ने फिर से अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा, मैं अनिका से मिलना चाहती हूँ। श्रेया की बात में गर्माहट सुनकर रोहित भी थोड़ा सा चौंक गया। रोहित ने इससे पहले श्रेया की आवाज़ में इतनी सख्ती कभी नहीं देखी थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आकाश की मौत की वजह से श्रेया पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। इसलिए बात को टालते हुए रोहित ने कहा, वो इस वक्त आराम कर रही है, अनिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही श्रेया ने रोहित की बात सुनी, श्रेया ने कुछ देर फ़ोन पर खामोश होने के बाद रोहित से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह अनिका से मिलने घर आ जाऊंगी। इससे पहले कि रोहित श्रेया की ओर कुछ कह पाता, श्रेया ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। रोहित को श्रेया की मेंटल कंडीशन अच्छी तरह से पता थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं श्रेया के इस बिहेवियर पर रोहित को हैरानी हो रही थी। कुछ ही देर में वीवीआईपी वार्ड का दरवाज़ा खुला और राजलक्ष्मी दरवाजे से बाहर आई। इससे पहले कि रोहित वापस कमरे में जाने की कोशिश करता, राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, सर मैडम अंदर सो गई हैं। कपड़े बदलने के बाद जैसे ही मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, वो गहरी नींद में सो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग पर काफ़ी स्ट्रेन पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनका दिमाग काफ़ी थक चुका था। राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद वहीं कॉरिडोर में रखी हुई एक बेंच पर जाकर रोहित बैठ गया। रोहित भी नहीं जानता था कि पिछली बार उसने आराम कब किया था। पिछले कुछ ही दिनों में इतना सब हो गया था कि रोहित को ये भी नहीं पता था कि पिछली बार रोहित की आंखें कब लगी थी। रोहित की आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आ रहे थे। रोहित की हालत देखकर राजलक्ष्मी को भी रोहित पर काफ़ी दया आ रही थी। रोहित अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर सिर झुकाकर कुछ देर तक वहीं कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठा रहा। राजलक्ष्मी धीरे से चलकर रोहित के पास गई और उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। रोहित ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर वहीं बेंच पर बैठा रहा। धीरे धीरे राजलक्ष्मी को रोहित की हथेलियों पे गिर रहे आंसू दिखाई देने लगे। पहले तो राजलक्ष्मी को लगा कि रोहित की हथेलियों से बहकर पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि जिसे वो पानी की बूंदें समझ रही थी वो रोहित के आंसू थे। देश के सबसे बड़े और ताकतवर बिजनेस टाइकून को ऐसी हालत में देखकर राजलक्ष्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजलक्ष्मी ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि रोहित मार्बो को कभी इतना बेबस और लाचार देखेगी। राजलक्ष्मी जानती थी कि इस वक्त रोहित को अकेले छोड़ देना ही बेहतर था, मगर जैसे ही राजलक्ष्मी के वापस वीवीआईपी वार्ड के अंदर जाने लगी, तब राजलक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित के दिल पर क्या गुजर रही थी। राजलक्ष्मी हमेशा से अनिका के सबसे करीबी लोगों में शामिल थी। राजलक्ष्मी और मयूर गुलेरिया की रिलेशनशिप की शुरुआत भी कहीं ना कहीं अनिका की वजह से हुई थी। राजलक्ष्मी ने रोहित से थोड़े दूर जाकर मयूर को कॉल लगाया। कुछ रिंग के बाद
मयूर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो राजलक्ष्मी, देखो मैं इस वक्त राजस्थान आया हूँ। मैं किसी भी हालत में अनिका के किडनैपर को ढूंढ कर रहूँगा। अनिका पर आंख उठाने वाले को अगर जिंदा छोड़ दिया तो कल उठकर अनिका पर और भी बड़ा खतरा आ सकता है। अब तक जितनी छानबीन की है उससे पता चला है कि अनिका को किसी रेगिस्तान में रहने वाली औरतों ने किडनैप किया था। यह बात तुम किसी से मत कहना, मगर मैं जल्द से जल्द अनिका के किडनैपर्स को ढूंढकर उन्हें ख़त्म कर दूंगा। यह बात तुम अपने तक सीमित रखना। राजलक्ष्मी ने मयूर की बात सुनने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मयूर देखो, तुम्हारे दिल में अपनी बहन के लिए जितना प्यार है उतना ही प्यार मेरे दिल में भी अपनी बॉस के लिए है। अनिका मैडम को मैं कई सालों से जानती हूँ, उन्हें तुमसे भी पहले से जानती हूँ। ये भी चाहती हूँ कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और आज मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोकूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैडम के किडनैपर्स का मिलना बहुत ज़रूरी है। मैडम की याददाश्त चली गई है, इसलिए मैं खुद तो अपने किडनैपर के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगी, मगर उन किडनैपर का मिलना बहुत ज़रूरी है। तुम अपना ख्याल रखना और अनिका मैडम की फिक्र मत करना, वह मेरे साथ हैं और मैं उनका ख्याल रखूंगी। राजलक्ष्मी मयूर के साथ बात कर रही थी, तब अचानक राजलक्ष्मी के कानों पर कॉरिडोर से आ रहे किसी के कदमों की आहट पड़ी। जब राजलक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर सेठी अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर वीवीआईपी वार्ड की तरफ चले जा रहे थे। डॉक्टर सेठी को देखकर राजलक्ष्मी ने कहा, डॉक्टर सेठी, क्या मैडम की रिपोर्ट्स आ गए? जैसे ही राजलक्ष्मी की ये बात वहाँ बैठे रोहित के कानों पर पड़ी, रोहित अचानक से अपनी जगह पे खड़ा हो गया। जब राजलक्ष्मी ने रोहित की ओर देखा तो रोहित की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोहित ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ किया और तेजी से चलकर डॉक्टर सेठी के पास आने लगा। चलते चलते रोहित ने डॉक्टर सेठी से पूछा, डॉक्टर, क्या अनिका की रिपोर्ट्स आ गई हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है अनिका को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? और ये अचानक उसकी मेमोरी लॉस किस वजह से हुई है और कब तक वो ठीक हो जाएगी? रोहित के मुंह से लगातार सवाल निकलते रहे। रोहित की परेशानी देखकर डॉक्टर सेठी ने रोहित को शांत करते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मैं आपकी कंडीशन अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, मगर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। रोहित जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर उसकी अनिका को क्या हुआ था और ऐसा कैसे हो सकता था कि अनिका रोहित को और अपने बच्चों को इस तरह से भूल जाए कि उन्हें बिल्कुल अनजान समझने लगे। डॉक्टर सेठी ने रोहित को एक कोने में बैठाया और खुद भी रोहित के बिल्कुल बगल में जाकर बैठ गए। रश्मि भी जानना चाहती थी कि आखिर अनिका की रिपोर्ट्स में क्या आया था। डॉक्टर सेठी को देखकर पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये देख राजलक्ष्मी के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। रोहित अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। अपने हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट्स के एक के बाद एक रोहित और राजलक्ष्मी के सामने खोलते हुए डॉक्टर सेठी ने रोहित से कहा, पता नहीं ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। क्या यह बात खुशी की है या फिर परेशान होने वाली, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजलक्ष्मी और रोहित डॉक्टर सेठी की बात सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गए। राजलक्ष्मी ने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सेठी से पूछा, सर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैडम के ब्रेन में किसी तरह का कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है? देखिए सर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसा तो अल्जाइमर के लास्ट स्टेज पर होता है कि इंसान अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो बैठे, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि ये एक प्रोसेस से होता है। अल्जाइमर का रोग डायरेक्टली लास्ट स्टेज पर नहीं पहुँचता। मैडम कुछ दिनों से हमारे साथ नहीं है, मगर 1-1.5 हफ्ते पहले तक तो हमने साथ में कई ऑपरेशन किए हैं। मैडम बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, फिर अचानक ऐसे कैसे हुआ था? इसके पहले कि डॉक्टर सेठी अपनी परेशानी राजलक्ष्मी को बता पाते, राजलक्ष्मी ने डॉक्टर सेठी के सामने अपने दोनों हाथ लहराते हुए कहा, एक मिनट डॉक्टर, इज इट अ केस ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर? ये कहते हुए राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, देखिए डॉक्टर सेठी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर ये अल्जाइमर का केस नहीं है तो फिर सिर्फ एक ही कंडीशन में किसी पेशेंट के साथ अचानक ऐसा हो सकता है, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। धीरे धीरे ब्रेन के अंदर वो ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि ब्रेन की नसों को डैमेज करने लगता है। अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्द से जल्द मैडम को ऑपरेशन करना चाहिए। देश की सबसे अच्छी न्यूरोसर्जन खुद मैडम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैडम को खुद किसी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। राजलक्ष्मी की बात पूरी होने के बाद डॉक्टर सेठी ने कहा, नहीं नहीं राजलक्ष्मी, तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित ने इस बार धीमी और अटकती हुई आवाज़ में डॉक्टर सेठी से पूछा, तो बताइए डॉक्टर सेठी, क्या हुआ है आखिर अनिका को? डॉक्टर सेठी ने परेशानी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे बड़ी हैरानी होने वाली रिपोर्ट है ये।
अनिका मैडम की इस रिपोर्ट में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैडम पूरी तरह से बिल्कुल फिट हैं। सिटी स्कैन, बॉडी स्कैन, बाकी सारी रिपोर्ट्स, MRI, ब्लड सैंपल सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू इंजरीज मैडम की बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हार्ट बीट से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ नॉर्मल है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा सब कुछ नॉर्मल है तो अनिका मैडम को अचानक क्या हो गया। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों हैरान हो गए। डॉक्टर शेट्टी ने अपने हाथ में अनिका की रिपोर्ट की सारी फाइल पकड़ रखी थी। उन सारी फाइल को एक जगह पर रखते हुए डॉक्टर शेट्टी ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, इट इज़ जेन्युइनली अ वेरी स्ट्रेंज केस। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस पहले नहीं देखा। आई एम श्योर डॉक्टर अमृता ने, यानी कि आपकी पत्नी अनिका जी ने भी ऐसा स्ट्रॉन्ग केस पहले कभी नहीं देखा होगा। न कोई इंटरनल इंजरी, न कोई एक्सटर्नल इंजरी, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू इंजरीज। फिर ये कैसे हो सकता है कि अचानक ही उनकी यादाश्त पूरी तरह से रेज हो गई। ऐसा अक्सर मशीनों के साथ होता है, किसी लैपटॉप के साथ, किसी कंप्यूटर के साथ, कि अचानक एक दिन हम कंप्यूटर खोले और पूरा डेटा साफ। अनिका जी के दिमाग को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी हैकर ने उनके दिमाग को हैक करके अंदर की सारी मेमोरीज डिलीट कर दी हैं। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। रोहित और राजलक्ष्मी को एक आखिरी उम्मीद थी कि कहीं रिपोर्ट को कोई बात सामने आए जिससे अनिका की यादाश्त खोने की वजह पता चले। अगर वजह पता चल जाती तो उस बात का ट्रीटमेंट किया जा सकता था, मगर अब बिना वजह जाने अनिका की ट्रीटमेंट भी नहीं की जा सकती थी। डॉक्टर शेट्टी कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़े होकर खिड़की के बाहर देखते रहे। डॉक्टर शेट्टी गहरी सोच में डूब गए थे। इस वक्त राजलक्ष्मी और रोहित को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। डॉक्टर शेट्टी ये सोच सोच कर हैरान हो रहे थे कि रोहित के कहने के मुताबिक अगर अनिका की पर्सनल लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था और उसे ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो फिर इस तरह से अचानक उसकी यादाश्त कैसे खो सकती थी। कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद डॉक्टर शेट्टी ने अचानक ही अपने चश्मे अपनी आंखों पर लगा लिए और तेजी से रोहित के पास आकर कहने लगे, मिस्टर रोहित मारवा, एक बात है जो काफ़ी स्ट्रेंज है आपकी पत्नी के केस में। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों बड़े ध्यान से डॉक्टर शेट्टी की बात सुनने लगे। डॉक्टर ने रोहित और राजलक्ष्मी को देखकर कहा, मुझे एक बात बताइए, यह आपकी पत्नी के शरीर पर जो जख्म लगे हैं उन जख्मों का इलाज किसने किया है। डॉक्टर शेट्टी की यह बात सुनकर रोहित दंग रह गया। डॉक्टर शेट्टी की बात काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। डॉक्टर शेट्टी ने जब रोहित और राजलक्ष्मी से यह सवाल पूछा तो दोनों के चेहरे पर कन्फ्यूज़न देखकर डॉक्टर शेट्टी खुद हैरान हो गए। डॉक्टर शेट्टी ने रोहित की ओर देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर मारवा, क्या आप ये नहीं जानते कि आपकी पत्नी के जख्मों की ट्रीटमेंट किस डॉक्टर ने की थी। रोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि खुद रोहित नहीं जानता था कि किडनैपिंग होने के बाद अनिका के साथ क्या हुआ था। ना ही अनिका ने घर लौटने के बाद रोहित को कुछ बताया था। तो देर तक मन ही मन को सोचने के बाद रोहित ने अपना गला साफ करते हुए डॉक्टर शेट्टी की ओर देखा और पूछा, डॉक्टर शेट्टी, क्या मैं जान सकता हूँ कि अनिका की यादाश्त खोने का इन चीज़ों के साथ क्या कनेक्शन है। डॉक्टर शेट्टी ने गहरी सांस लेते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, वेल मिस्टर मारवा, मैं ये तो नहीं जानता कि कोई कनेक्शन है भी या नहीं, मगर ये रिपोर्ट देखकर मैं खुद दंग रह गया हूँ। रिपोर्ट्स में कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, फिर आपकी वाइफ का ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर मेरी समझ के बाहर है। मगर एक चीज़ है जो काफ़ी शॉकिंग है। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित बड़े ही ध्यान से डॉक्टर शेट्टी की बात सुनने लगे। डॉक्टर शेट्टी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, अगर आप अपनी मैडम को की इंजरीज ध्यान से देखेंगी तो आप भी काफ़ी शौक में बढ़ जाएंगी। इंजरीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंजरीज काफ़ी ताज़ा है, मगर हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा तेज हुआ है। मतलब इट्स इज़ अ मिरेकल। घाव पर लगे स्टिचेस को देखकर यह बताया जा सकता है कि स्टिचेस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन पुराने हैं, क्योंकि धागे अभी तक निकले भी नहीं हैं। एग्जामिन के दौरान लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने स्टिचेस खोले हैं, मगर एक बात काफ़ी हैरान कर देने वाली थी कि पेशेंट के घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जितने बड़े स्टिचेस थे उनसे साफ पता लगाया जा सकता था कि घाव काफ़ी गहरे थे। इतने गहरे घाव इतनी जल्दी कैसे हील हो सकते हैं, यह बात भी मेरी समझ से बाहर है। मुझे इस बात का भी शक हुआ कि शायद किसी हैवी ड्रग की वजह से हीलिंग प्रोसेस को तेज कर दिया गया, मगर अक्सर ऐसी हैवी ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक होता है पेशेंट पर। इसलिए मैंने अलग से ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किए ताकि मुझे पता चले कि शायद ऐसे किसी ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो अनिका जी पर। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी काफ़ी नॉर्मल है।
अक्सर ऐसे खतरनाक ड्रग के इस्तेमाल पर पेशेंट के शरीर में कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर निकल आता है। यहाँ पर तो ब्लड सैंपल में किसी भी तरह का डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। मैंने ब्लड सैंपल को फुल एनालिसिस के लिए फिर से लेबोरेटरी में भिजवाया है, यह जानने के लिए कि ब्लड में किसी एलियन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी ड्रग की प्रेजेंस है या नहीं। मेरे ख्याल से हमारी एक उम्मीद बाकी बची है। अगर रिपोर्ट में यह लिखा आता है कि ब्लड में किसी भी तरह का ड्रग मौजूद है और उसकी वजह से अनिका जी अपनी याददाश्त खो बैठी हैं, तो शायद हमें उनकी इस कंडीशन का एग्जैक्ट रूट कॉज पता चल जाएगा। और रूट कॉज पता चलने से पहले हम उनकी क्या ट्रीटमेंट करें, ये भी हम समझ नहीं पाएंगे। अगर रिपोर्ट में ऐसा लिखा आता है कि अनिका जी के खून में किसी तरह का ड्रग मौजूद है, तो उस ड्रग की इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम पता लगा सकते हैं, मगर बगैर रिपोर्ट के तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। राजलक्ष्मी ने जैसे ही डॉक्टर शेट्टी की बात सुनी, राजलक्ष्मी ने हॉस्पिटल के लेबोरेटरी चीफ को कॉल लगाया। रोहित और डॉक्टर शेट्टी वहीं खड़े राजलक्ष्मी की ओर देखे जा रहे थे। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि स्कूल का एक छोटा बच्चा था जो बीच रास्ते में कहीं खो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे घर कैसे लौटना है। कुछ देर बाद राजलक्ष्मी लेबोरेटरी इंचार्ज के साथ बातचीत करने के बाद रोहित और डॉक्टर शेट्टी के पास पहुंची। राजलक्ष्मी ने डॉक्टर शेट्टी की ओर देखकर कहा, निगेटिव, मैडम के खून में कोई एक्सटर्नल सस्पेक्टेंट मौजूद नहीं है, ना कोई ड्रग का ओवरडोज और ना ही कोई ड्रग सब्सटेंस उनके खून में पाया गया है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर अब डॉक्टर शेट्टी के चेहरे पर भी हैरानी बढ़ती जा रही थी। राजलक्ष्मी भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपना सिर झुकाकर सोचती रही कि अचानक उसकी मैडम के साथ क्या हो गया था। तभी डॉक्टर शेट्टी ने राजलक्ष्मी और रोहित को देखकर कहा, मिस्टर मारवा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं एक बार अनिका जी के उस डॉक्टर से मिलूं जिसने अनिका जी को स्टिचेस दिए थे और उनकी ट्रीटमेंट की थी। आप किसी भी तरह मेरी उस डॉक्टर से मुलाकात करवाइए। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर रोहित ने अपना सर झुका लिया। कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठे हुए रोहित ने डॉक्टर शेट्टी से कहा, डॉक्टर, मैं खुद नहीं जानता कि अनिका की ट्रीटमेंट किसने की थी। डॉक्टर शेट्टी रोहित की बात सुनकर हैरान हो गए। उनके चेहरे से अपना चश्मा उतारते हुए डॉक्टर शेट्टी ने रोहित से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मारवा, आपकी वाइफ की ट्रीटमेंट किसने की ये आपको पता नहीं है। आयुष रोहित ने उदास चेहरे से जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर, बात दरअसल ये है कि अनिका को कुछ दिन पहले किसी ने किडनैप कर लिया था। अनिका को किसने किडनैप किया था, उसके साथ क्या हुआ था, ये मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब अनिका घर वापस लौटी तब वो बेहोश थी और होश में आने के बाद उसके साथ क्या हुआ यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। रोहित की बात सुनने के बाद डॉक्टर शेट्टी हैरान होकर मनी मन कुछ सोचने लगे। कुछ ही देर तक मनी मन कुछ सोचने के बाद डॉक्टर शेट्टी ने रोहित की ओर देखकर कहा, एक मिनट, अगर अनिका जी किडनैप हुई थी इसका मतलब है कि किडनैपर्स ने ही अनिका जी को चोट पहुंचाई थी। अगर किडनैपिंग में चोट पहुंचाई थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं की होगी। मतलब ऐसा कोई ज़रूर था जिसने अनिका जी को बचाने की कोशिश की थी और बचाने के लिए अनिका जी का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनकर रोहित ने अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए कहा, डॉक्टर शेट्टी, सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि अनिका के साथ क्या हुआ था। आप जो कुछ कह रहे हैं वो बात सच भी हो सकती है, मगर मैं भी इसी उलझन में फंसा हुआ हूँ कि अगर किसी ने अनिका की जान बचाई है तो वो अपना चेहरा छुपा क्यों रहा है, अब तक लोगों के सामने क्यों नहीं आया। अनिका के घर लौटने की खबर हर तरफ फैल गई है। इसका मतलब है कि अनिका को बचाने वालों को यह भी पता होगा कि अनिका मारवा खानदान की बहू है और गुलेरिया खानदान की बेटी। कम से कम इनाम की उम्मीद से अनिका को बचाने वाले ने एक कॉल कर दिया होता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर, मैं नहीं जानता कि अनिका को किसने बचाया। मैं ये भी नहीं जानता कि अनिका को किडनैप किसने किया। रोहित की बेबसी और लाचारी देखकर डॉक्टर शेट्टी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है। मेरा यकीन मानिए, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी भाई अनिका जी और हम सबकी चहेती डॉक्टर अमृता फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और लोगों की जान बचाए। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें किसी भी हालत में उस डॉक्टर को ढूंढना होगा जिसने अनिका जी की ट्रीटमेंट की थी। वो डॉक्टर या वो जो भी था, वही हमें बता सकता है कि आखिर अनिका जी के साथ क्या हुआ था। जब वो उनसे मिली थी तब उनकी कंडीशन कैसी थी। स्टिचेस लगाने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा है कि अनिका जी की जिसने भी ट्रीटमेंट की थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन है। कोई आम आदमी इस तरह के स्टिचेस नहीं लगा सकता। और फिर अनिका जी के ऊपर जो ट्रीटमेंट हुई थी वो भी हम सबकी नज़र के सामने है। इतनी जल्दी इतने गहरे जख्म कैसे भर सकते हैं।
जरूर अनिका जी की ट्रीटमेंट जिसने भी की थी वो बहुत ही काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर शेट्टी की बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालते हुए डॉक्टर शेट्टी और रोहित की ओर देखकर कहा, मैं अभी मैडम की फ़ोटो, मैडम की इंजरी देश भर के तमाम डॉक्टर्स के ग्रुप में सर्कुलेट करवा देती हूँ। जिस किसी ने डॉक्टर ने मैडम की इंजरी ट्रीट की होगी वो ज़रूर सामने आएगा। राजलक्ष्मी का प्लान सुनकर रोहित और डॉक्टर शेट्टी दोनों के चेहरे पर काफ़ी उम्मीदें दिखाई देने लगी। डॉक्टर शेट्टी ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, फैंटेस्टिक आइडिया, मेरे ख्याल से ये करना सही रहेगा। रोहित को भी राजलक्ष्मी की यह बात काफ़ी भरोसेमंद लग रही थी और रोहित को इस बात की उम्मीद भी थी कि अगर डॉक्टर जिसने अनिका की ट्रीटमेंट की थी वो सामने आता है तो किसी न किसी तरह अनिका की किडनैपिंग का राज भी खुल सकता है। राजलक्ष्मी कुछ देर तक अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करती रही। राजलक्ष्मी ने तमाम डॉक्टर के ग्रुप में अनिका की फ़ोटो सर्कुलेट करा दी और उसकी इंजरी भी मेंशन कर दी और साथ ही वे तमाम ग्रुप्स पर यह भी रिक्वेस्ट कर दी कि वे सारे डॉक्टर्स अपने तमाम डॉक्टर फ्रेंड के ग्रुप में अनिका की इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि जल्द से जल्द देश भर के डॉक्टर तक अनिका की तस्वीर और उसकी इंजरी की डिटेल पहुंच सके। डॉक्टर शेट्टी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर मारवा, अनिका जी की याददाश्त वापस लाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। वो डॉक्टर जो अनिका जी का किडनैपर था या किडनैपर से उसकी जान बचाने वाला, किसी तरह वो हमारे सामने आए। ये कहने के बाद डॉक्टर शेट्टी अनिका की तमाम रिपोर्ट्स राजलक्ष्मी को सौंपने के बाद वहां से चले गए। रोहित ने वार्ड का दरवाजा खोलकर जब अंदर देखा तो अनिका बिस्तर पर गहरी नींद में लेटी हुई थी। अनिका का चेहरा बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था जो थक हार कर दुनिया की परवाह किए बिना किसी गहरी नींद में सो गया था। रोहित की आंखों के सामने एक के बाद एक अनिका से मिलने के बाद के सारे दृश्य तैरने लगे। जब अनिका को रोहित ने पहली बार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में देखा था तब अनिका रोहित के लिए कैसी लड़की थी जो आर्यन के साथ दोस्ती बढ़ाकर किसी तरह रोहित की दोस्त बनकर उसका फ़ायदा उठाने चाहती थी। एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती गई और एक दिन पता चला कि अनिका कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने रोहित के 3 बच्चों को जन्म दिया था। रोहित और अनिका का मिलना किस्मत का एक कनेक्शन था, मगर किस्मत ने जिन दोनों प्रेमियों को मिलवाया था उसी किस्मत ने एक के बाद एक रोहित और अनिका के रिश्ते में इतने पत्थर फेंके थे कि उन पर चढ़ चढ़कर अनिका थक जरूर गई थी मगर हारी नहीं थी। राह में कितनी भी मुश्किलें आई थी, रोहित को कभी भी ये महसूस नहीं हुआ था कि अनिका किसी भी वक्त उससे दूर थी। अनिका और रोहित के साथ कई खतरनाक जंग लड़ी थी, कई दिनों तक एक दूसरे से दूर रहे थे, मगर आज अनिका के इतनी करीब होने के बावजूद रोहित को ऐसे लग रहा था कि अनिका रोहित से बहुत दूर हो गई थी। कॉरिडोर में बैठी राजलक्ष्मी का ध्यान लगातार उसके फ़ोन पर बना हुआ था। एक के बाद एक लोग राजलक्ष्मी के मैसेज पर रिप्लाई लिखने लगे। किसी ने डॉक्टर अमृता को गेट वेल सून विश किया तो किसी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि डॉक्टर अमृता की ऐसी हालत कैसे हुई। लोग इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा तरह तरह के सवाल पूछने लगे। राजलक्ष्मी सभी लोगों की बात का जवाब देने के मूड में नहीं थी। राजलक्ष्मी इन सारे रिप्लाईज में किसी तरह को वो इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहती थी जो उसे अनिका पर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर तक पहुंचा सके। राजलक्ष्मी बार बार अपने फ़ोन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके सारे रिप्लाईज पढ़ने लगी। ज़्यादातर लोगों ने फजूल रिप्लाई किए थे। गेटवेल सून के मैसेज पढ़कर राजलक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। राजलक्ष्मी को बेसब्री से उस मैसेज का इंतज़ार था जो किसी तरह उसे उस गुमनाम डॉक्टर तक पहुंचा सके जिसने अनिका की जान बचाई थी। अनिका के बिस्तर के सामने बैठा रोहित अपने सर पर हाथ रखकर बस मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह अनिका की आंखें खुले और उसे सब कुछ वापस याद आ जाए और रोहित और अनिका की ज़िंदगी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। अगर अनिका की याददाश्त जाना एक चमत्कार था तो फिर अनिका की याददाश्त वापस आना भी एक चमत्कार के जरिए ही हो सकता था। तभी अचानक कॉरिडोर बेंच पर बैठी राजलक्ष्मी का ध्यान अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आए एक रिप्लाई पर पड़ा। जैसे ही राजलक्ष्मी ने वो रिप्लाई पढ़ा, राजलक्ष्मी अपनी जगह से खड़ी हो गई। राजलक्ष्मी के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चमक नजर आने लगी थी।